बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। एक मामला भी ख़त्म नहीं होता कि दूसरा मामला आ जाता है और दूसरा भी ख़त्म नहीं होता कि तीसरा आ जाता है। बड़ी मुश्किल से धांधली वाली बातें जो थी वो लपेटी थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2018 के इलेक्शन की तरफ जा रही थी कि अचानक एक कॉलम आया नज़ीर नाजिर साहब का, और उनके कॉलम के बाद जो है वो नईमुल हक साहब ने ये स्टेटमेंट दाग दिया कि जो इलेक्शन हुआ था 2013 का, उसमें नवाज शरीफ साहब को जितवाने के लिए जनरल कियानी अमेरिका और सऊदी अरब ने साजिश तैयार की थी और उन्हें सबूत देने की ज़रूरत नहीं है, कौम सब जानती है। और उन्होंने कहा कि हमें भी सबसे पहले ही ये मालूम था और मैं जनरल कियानी को चैलेंज करता हूँ कि वो आएँ और इस बात की तरदीद करें। अब जाहिर है कि जनरल कियानी तो अब पस मंज़र में हैं, वो पेश मंज़र पे तो नहीं आते, लेकिन आज जनरल तारिक खान जो कि लुक आफ्टर कर रहे थे पूरा पंजाब ऑलमोस्ट, उनका एक स्टेटमेंट आया है। उन्होंने फेसबुक के अंदर के पेज पे अपना स्टेटमेंट पब्लिक किया है और उन्होंने कहा, बहुत सारी बातें की, चैलेंज करने की भी बात की, लेकिन साथ में ये कहा कि 2013 के इलेक्शंस के दौरान अंदरूने पंजाब बशमूल फैसलाबाद, झंग, जेलुम, चकवाल, तलागंग, मियांवाली और भक्कर के इलाकों की जिम्मेदारी मुझ पर थी। अगर मुबैना धांधली में फौज का कोई किरदार होता तो ना सिर्फ मुझे ऐसी हिदायत जारी की गई होती बल्कि इस हवाले से मेरी जिम्मेदारी का भी तयन किया जाता। किसी भी आर्मी चीफ को एक मायूस सियासी जमात और उसके कारकुनान को जवाब देने की जरूरत नहीं। फौज की तरफ से भी कोई धांधली नहीं की गई। मायूस सियासी जमात से मुराद उनकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और इसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ें, उसमें उन्होंने चैलेंज भी किया कि पहला इलेक्शन जो था, उनका पहला काम जो था वो इलेक्शन को महफूज बनाना था, आवाम की पोलिंग स्टेशन तक पहुंच को यकीनी बनाना था, बैलेट पेपर्स की जिले सतह तक तरसील में मदद फराहम करना था। ये नुक्ता बहुत इंपॉर्टेंट है और ये वही नुक्ता है जिस पे आज भी बात की है और इस पे आज एतजाज एहसन साहब ने भी जो गड़ी खुदाबख्श में बात की, उन्होंने ये कहा कि रियासती इदारे और आरओज का इलेक्शन था जो कि हुआ, यानी उन्होंने भी इस बात की तरदीद नहीं की है। कुछ अर्सा पहले जो नदीम अफजल चंद साहब, अगेन एक बहुत जाना माना नाम है, इन इलेक्शंस के बाद मेरे डॉन न्यूज़ के प्रोग्राम में जो फैसला आवाम का प्रोग्राम था उसमें वो आए थे और उन्होंने बड़े बबांगे दोहल ये कहा था कि उस वक्त आर्मी के एक ब्रिगेडियर रांझा साहब और उसके साथ साथ कुछ और लोग इस इलेक्शन की जो रिगिंग थी उसके अंदर वो इन्वॉल्व थे। हम बारहा उनसे ये बात करते रहे कि आप ये ऑन रिकॉर्ड बात कह चुके, तो उन्होंने एक दफ़ा फिर अगेन मेरे शो पे आके कहा कि जो दावा मैंने किया था उसके बाद मुझे बहुत कुछ सुनने को मिला है, लिहाजा अब मैं उस बात को रिपीट नहीं करना चाहता। सो ये इल्ज़ामात सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नहीं थे, ये इल्ज़ामात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी लगाती रही है, मगर सवाल ये है कि इस वक्त ही क्यों और इस वक्त इस बात को किए जाने का मकसद क्या है, जबकि रिगिंग के खिलाफ इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो मामला था उसमें क्लीन चिट मिल गई थी इन इलेक्शंस को। इस पे हम जरूर बात करेंगे। फिर ये पानामा का जो 1 साल अब हो गया है और पानामा के बाद क्या हो सकता है, ये बहुत अहम सवाल है, इसके ऊपर जरूर बात करेंगे। खास करके जरदारी साहब ने आज गड़ी खुदाबख्श में ये कहा है कि इसी साल इलेक्शन के लिए तैयार रहें। क्यों कहा है? हमारे साथ एक बहुत ही जाना माना पैनल है, बहुत मोतबर पैनल है जो इस पे बात करेगा। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब शहजाद चौधरी साहब, सीनियर तज्जिया निगार हैं, दिफाई तज्जिया निगार, बहुत शुक्रिया सर। जनाब आरिफ अलवी साहब, अगेन बहुत सिंध के अंदर बेख्याल तहरीक इंसाफ के एक ही चीदा नाम है जो कि इनका है, बहुत शुक्रिया। उनके साथ है मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब, चूँकि हम ब्रिगेडियर रांझा नहीं लेकिन रांझा साहब की बात कर रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से इनका ताल्लुक है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे बहुत मोहतरम हमारे उस्तादों में से जनाब सुहेल वड़ाइद साहब लाहौर से में ज्वाइन कर रहे हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं वड़ाइद साहब के पास जाना चाह रही हूँ। सर, आपने तो इलेक्शन ना सिर्फ कवर किया, इस पे तज्जिए किए, तबसरे किए, आपके हाथों से ये इलेक्शन हुआ, यानी आपने देखा, नॉट हुआ, तो क्या कहेंगे आप? ये बाकायदा इल्जामात दोबारा से जो लगे हैं इसके पीछे क्या है? गो के जाती बयान कह दिया नईमुल हक साहब ने इस बयान को। देखें, मैं तो एक इलेक्शन ऑब्जर्वर की हैसियत से या एक ऐसे सहाफ़ी की हैसियत से जो हर इलेक्शन को अपने मुताले का एक ज़रिया बनाता है और उस पर सोचता है कि इससे क्या नताइज अख़ज़ करने चाहिए, मैं आम तौर पे ये जो कंस्पिरेसी थ्योरीज़ हैं इन पर यकीन नहीं रखता। देखें, हर हलके के अंदर कुछ ना कुछ इंतखाबी धांधली होती है और जो भी स्ट्रांग उम्मीदवार होता है
या जिसके स्ट्रांग गवर्नमेंट कनेक्शन होते हैं वो कुछ ना कुछ ज़्यादा वोट डलवाने की कोशिश करता है। जिस पोलिंग स्टेशन पर उसका होल्ड होता है वो अपने उम्मीदवारों, अपने जो हामी हैं उनके ज़रिए लोकल सतह पर उस पोलिंग स्टेशन की सतह पर जोरावर होता है और दूसरे को विट आउट करता है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने वोट डलवाता है। लेकिन ये कहना कि फ़लाँ इलेक्शन के अंदर एक बहुत नेशनल सतह पे कंस्पिरेसी हुई और उस तरीके से बाकायदा वोट डाले गए, ये इसको ज़रा एक्सप्लेन करना मुश्किल है। हाँ, गवर्नमेंट की या किसी एस्टेब्लिशमेंट की मदद से कैंपेन चलाई जाती है, उसका एक तासुर ज़रूर बनाया जाता है कि इस इलेक्शन में कौन जीतेगा और किसके जीतने की उम्मीद नहीं है। ज़ाहिर है उससे वोटर तक एक तासुर चला जाता है कि कौन आ रहा है और वो हवा उसकी बन जाती है। इस हद तक तो इन अनासर का ताल्लुक है, लेकिन एक्चुअल वोटिंग के अंदर जाके कोई बाकायदा 20,000 30,000 वोट डाल दे या काउंटिंग को चेंज कर दे, मुझे इस तरह की जो थ्योरी है वो एक आपको उसका अभी तक साजिशी कोई थ्योरी सबूत लग नहीं रही है, वो मतलब उसमें जान नहीं है। अच्छा, मैं इससे अभी पहले तक कि उसका जी, कोई सबूत, या तो कोई सबूत, हाँ जी 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 कोई सर, सबूत लेके आए फिर तो जरूर ही मानेंगे। हाँ, लेकिन सबूत इसका कोई नहीं है और जाहिर है कि वो जो सारा चलता रहा मामला सुप्रीम कोर्ट में। जो साहब, इससे पहले कि मैं आपके ऊपर आऊं, मैं एक सवाल चूंकि जिमनी है और बनता है, क्यों स्टेटमेंट दिया नईम उल हक साहब ने? और सुना कि पार्टी मीटिंग में उनको काफी सरजनिश हुई है कि आपको नहीं देना चाहिए। नहीं, सरजनिश का तो मुझे नहीं पता। मगर ये कि उन्होंने कहा कि उनका जाती ख्याल है। मगर मैं जनरली एक बात करना चाहता हूँ, जो अभी बात कही गई उस एतबार से उन्होंने कहा कि कोई पोलिंग स्टेशंस पर होता है और कोई सबूत नहीं है। मैं कहता हूँ मेरे भाइयों, जो सुन रहा है, इलेक्शंस में कराची के अंदर जो बाकायदा बात हुई वो वीडियो एविडेंसेस मौजूद थे, सब कुछ मौजूद था। मोहर ठप्पे लगाए गए, 20-20 30-30 हज़ार बैलेट बॉक्सेस भरे गए। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में 60 प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स अगवा हुए। तो लिहाजा ये नहीं, बड़ाई साहब ये कह रहे हैं कि बाकायदा कॉन्स्टिट्यूंसीज में होता है, लेकिन आर्मी साजिश जिसमें सऊदी अरब भी और अमेरिका भी, इन्होंने आर्मी साजिश की बात, ये तो ये कह रहे थे कि पोलिंग स्टेशंस पर होता है, इंडिविजुअल्स होते हैं। मैं तो कहता हूँ बाकायदा MQM ने कराची के अंदर जिस अंदाज से की वो तो सबके सामने एविडेंट था। जहाँ तक आर्मी का ताल्लुक है, मैं नईम उल हक साहब की बात से थोड़ा सा डिसएग्री करता हूं। अलबत्ता मैं ये कहता हूं कि जो हमने धांधली के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला चला, उसके अंदर हम 2 जगह हमने पॉइंट आउट की कि जहां वीकनेस हुई सिक्योरिटी की। अच्छा। एक हुई पोलिंग, ये पाकिस्तान प्रिंटिंग प्रेसेस जितने थे उनके बाहर सिक्योरिटी आर्मी की थी, जिसका उन्होंने बैलेट पेपर ले जाना भी उनकी जिम्मेदारी थी, जी हाँ, बांटना भी उनकी नहीं, जिम्मेदारी। और जो गाड़ियां अंदर बाहर जाती हैं वो भी उनकी जिम्मेदारी थी कि चेक करें। मेरे पास CCTV फुटेज थी इस बात की कि फोटोकॉपियर्स गए अंदर, फोटोकॉपियर्स बाहर आए, इस बात की कि गाड़ी की डिक्कियां चेक नहीं हुई, इस बात की कि बैलेट पेपर्स अंदर बाहर गए। ये तो कोई इसकी सिवाय इसके कि चेकिंग नहीं हुई, इसकी CCTV एविडेंस था। लिहाजा अब हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में ये कह रहे हैं कि ये जो है यहाँ पर सिक्योरिटी कैमरास भी ज्यादा हों और एक एक बंदे की, जैसे नोट प्रिंटिंग प्रेस के नोट वाली जगह होती है ना, बाकायदा तलाशी ली जाए कि कुछ ना जाए। क्योंकि आजकल ऐसी मशीनें हैं कि एक बैलेट पेपर बाहर चला गया तो फिर जी हाँ, तो फिर उसकी एग्जैक्ट रिप्रोडक्शन हो जाती है। ठीक, अच्छा, मगर मेरा एक सवाल है, मैं चॉइस साहब आपसे मैं सवाल कर लेती हूँ। मेरे ख्याल है आरिफ अलवी साहब थोड़े हिचकिचा रहे हैं उसका। नहीं, आप पूछ रहे, मैं नहीं हिचकिचा। अगर अलवी साहब, अगर वो सब कुछ फौज की निगरानी में हो रहा था तो फिर इसमें आप फौज को तो आपने बिल्कुल फारिग कर दिया कि नहीं, उनका कोई कसूर नहीं है। मैंने ये नहीं कहा। अच्छा, मैंने कहा जहां मुझे खुद नजर आया, जहां रिगिंग के हवाले से हमने बात की कि निकले वहां से बैलेट पेपर जो बाद में तो कॉपी हुए, इन्वॉल्वमेंट थी। हाँ, वो जी हाँ, बाकायदा रिगिंग। मैं नजीम उल हक साहब की बात से डिसएग्री करता हूँ। चॉइस साहब सर, देखिए, एक तो वरीसम चीज़ ये है कि PTI अभी भी 2013 के इंतखाबात में फंसी हुई है। हालांकि 2017 के आखिर में या 2018 के शुरू में नए इंतखाबात हो जाएंगे। अच्छा, अब अगर एक पार्टी, और मैं इमरान खान और PTI के बारे में फिक्रमंद हूँ इस चीज़ के बारे में कि अभी तक अगर 2013 के इंतखाबात में बैठी है तो फिर ये 2017 और 2018 में क्या करेंगे? अच्छा, ये पार्टी को सोचने की ज़रूरत है। आप अभी तक 2 ऐसी जगह फंसे हुए हैं जहां 35 पंक्चर, ECP, ये सारे मामले निपट गए, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी स्टेटमेंट भी दे दी, सारा कुछ क्लियर हो गया। तो अब वहां से 4 साल का अरसा गुजरने के बाद PTI और इमरान खान को बहुत आगे ट्रेवल कर जाना चाहिए। आपको क्या वजह लगती है, क्यों ऐसा हो रहा है? नहीं, मेरा देखिए, मुझे ये तो नईम उल हक ही बता सकते हैं
लेकिन बड़ी सिंपल से वो तो कह रहे हैं कि ये मेरा जाती लेकिन है। बड़ी बड़ी सादा सी, मतलब एज एन एनालिस्ट मैं बैठ के बात, शायद एक सिंपैथी गेन करने की कोशिश है, पीपी लगी हुई है उधर पंजाब के अंदर बैठ के सिंपैथी गेन करने की, कहीं ना कहीं आज वो भी कुछ लगे हुए हैं कहने, तो इसलिए ये सारे के सारे वो सियासी चीजें हैं जो कि हमारे इर्द गिर्द होती जनरल रहेंगी। कियानी को वो कह रहे हैं जी आप स्टेटमेंट दे इसके ऊपर देखिए, सबूत मैं चैलेंज करता हूं कि जनरल कियानी ने ये कहा था कि हमें तो आप बंदा अंदर खड़े करने दें पोलिंग स्टेशन के, जो कि जुडिशियल जो अदलिया थी उसने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता, आपका बंदा बाहर खड़ा होगा जो कि सिक्योरिटी का ख्याल करेगा और QRF पास होगी जो कि मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन के दरमियान में, जो कि जब कभी सिक्योरिटी की सिचुएशन अराइज होती है तो वहां पे पहुंच जाएगी। तो ये है फौज की या जनरल कियानी की हद तक। अब जनरल कियानी की जाती राय ठीक। नवाज शरीफ साहब के बारे में क्या थी, ये भी जनरल कियानी को फोन करके पूछा जा सकता है। उनको पता होगा, सही अच्छा, बात अब है। अगर उसकी कोई प्रेफरेंस हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, वो इंसान पाकिस्तानी है, उसने भी वोट दिया होगा और उसको उनको देना चाहिए था, अगर वोट दिया था तो फिर वो प्रेफरेंस भी रखते होंगे, किसी को वोट तो दिया होगा। बिल्कुल दिया था। तो मेरा ख्याल है कि पूरी फौज एंड ब्लॉक किसी के लिए वोट कर रही है या वोट दिलवा रही है या धांधली करवा रही है, अच्छा, इम्पॉसिबिलिटी ये है। वो- अदलिया ने इलेक्शन करवाया, हाँ। तो वो देखिए शोर मचा के आरओ का इलेक्शन कर करा के इमरान खान भी और जरदारी साहब भी, तो अब आज के 4 साल के बाद ये अब फौज का इलेक्शन। अच्छा, ये अब लेकिन हम पूरी तरह से तो नहीं कह सकते, वो ये वो साजिश है जिसके बारे में नदीम अफजल चंद भी कह चुके हैं, एतजाज साहब ने आज दोबारा बात की कि आरओज भी और रियासती इदारे इसके अंदर शरीक थे, तो इसका मतलब है कि दाल में कुछ काला तो था। देखिए, नदीम अफजल चंद साहब की जो है एक मकामी वहाँ पे दुश्मनी है रंजा साहब के साथ। मकामी इनके इलाके की मुखालफतें हैं, तो हो सकता है और उनके वो साथ फिर उन्होंने दुश्मनी में किया गया उसमें उसकी उनकी अपनी मुखालफतें जो हैं लोकल लेवल पे, उनके अपने अजीज हैं वहाँ पे जिनकी आपस में काफ़ी दुश्मनी है, और ये वैसे नदीम अफजल चंद ने उस दुश्मनी की बुनियाद को सामने रख के वैसे उनके रांझा इल्जाम तो आप लगा भी दिया। हैं। ये वो फैमिली है, कास्ट है, बिल्कुल वो नहीं, मेरे ख्याल फ्रॉम द सेम कास्ट है, बिरादरी और ब्रिगेडियर कबीले की मुजफ्फर, और बात है। मैं तो इनको भी जानता हूँ नदीम अफजल चंद को, इनसे भी हमारे अच्छे फैमिली ताल्लुकात हैं। हमारी सियासत है ना, दुश्मनियां तो है नहीं एक दूसरे से, तो हम एक दूसरा का एहतराम भी करते हैं, लेकिन इनके आपस लेकिन में अब जब से लोकल ये मसले देखिए ना, मसाइल मैं कोई साजिशी थ्योरी की बात नहीं कर रही, लेकिन जो लिखा जा रहा है अब जिस तरह से सऊदी अलायंस में आप गए हैं या बहुत से, तो लोग कह रहे हैं कि शायद इसका कोई ताना बाना, और शायद इसी बाय द वे जो नजीर नाजी साहब ने कॉलम लिखा वो तंजिया अंदाज में उसको देखिए आसमा, मैं एक चीज रिबार्ट करूंगा यहाँ पे बड़ा स्ट्रांगली, और मैं कंडेम करूंगा कि एक तो आपने पहले आप अदलिया के पीछे पड़े रहे, आपने कहा आरओज का इलेक्शन है, जुडिशियल कमीशन का फैसला आ गया, उसके बाद अब आप फौज के पीछे पड़ गए, फिर आप फौज के साथ साथ आप सऊदीज के पीछे, अब आपने अमेरिका के ऊपर, वो 2013 के इलेक्शन वाली जो बात कर रहे हैं कि अभी तक आप वो 2013 वाले जो उसमें से नहीं निकले फेज में से, और आप ऊपर से अगले इलेक्शन से पहले फिर इल्जामात लगा रहे हैं उन अदारों पे जिनका एक रोल है, और ये बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि हम लोग तो पार्टिसिपेट करते उनका इलेक्शन रोल में। है बहरहाल। जो फौज थी ये तो पोलिंग स्टेशंस के बीच में मौजूद ही नहीं थी, इनको तो कहा गया था कि आप बाहर सिर्फ सिक्योरिटी के लिए रहेंगे कि कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, आपको इनको तो अलाउ ही नहीं था कि ये पोलिंग स्टेशंस के बीच में या जहां पे बैलेट बॉक्स पड़ा होता था वहां तक इनका कोई एक्सेस हो, बिल्कुल एक्सेस नहीं था। तो ये कहना कि जी अब क्या, अब इनके ऊपर जनरल पाशा साहब का जो इल्जाम लगता रहे, हम ये कहना शुरू कर दें प्रोग्राम में जाके, और कहते भी हैं कि जनरल पाशा साहब इनको आउटराइटली तो सपोर्ट आप करते थे। कहते थे सबूत आपके पास भी कोई नहीं है, बाय द वे सबूत आपके पास भी कोई नहीं पाशा है। साहब ने खुद की जगहों पे बात ये भी देखिए की, ना, अब इजहार भी किया, निजी महफिलों में भी बात होती है, निजी लेकिन- महफिलों में तो लेकिन बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन वो ये हम बातें नहीं कर सकते सबूत ना के साथ प्रोग्राम्स होती हैं। में। देखिए ना, हाँ। वो सबूत के साथ बात होती है। अब मैं नहीं समझता कि अब नईमुल हक साहब जो है, मेरे ख्याल से तो इमरान खान को सेक्रेटरी इत्तलात चेंज करना चाहिए, उसने पाकिस्तान के इदारों पे इल्जाम लगाया। बिल्कुल, ये जो उसने आज हमारे दोस्त जनरल तारिक ममालिक खान ने पे तो इल्जाम कह दिया लगाया, कि और इमरान मायूस खान साहब को सियासी बिल्कुल चेंज करना जमात, चाहिए। मायूस मैं- सियासी जमात, उन्होंने क्लैरिफाई किए अपने वो फेसबुक जाने पेज उनकी पे। बात जाने, मैं 2-3 बातों का यहाँ जवाब देना चाहता हूँ। इन दोनों ने कहा कि हम फंसे हुए हैं 2013 में, यकीनन, क्योंकि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कमीशन बैठा हुआ है, हम पिछली क्रिटिसिज्म को ही आगे ले जाएंगे और रिफॉर्म करेंगे, और वो रिफॉर्म भी नहीं हो रहा। यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के एतबार से यूनानिमस ओपिनियन गया, स्पेसिफिकेशंस गई 1.5 साल पहले, वो इलेक्शन कमीशन ने अब तक प्रोक्योर नहीं की, बायोमेट्रिक आईडीज को प्रोक्योर नहीं किया। तो हमारा तो एक कन्फ्रंटेशन इस वजह से चल रहा है, यकीनन हम फंसे रहेंगे 2013 के अंदर, क्योंकि उसी को देखकर आगे जाएंगे। दूसरी बात, इन्होंने ये फरमाया कि आर्मी तैयार थी बंदा अंदर खड़ा करने के लिए और जुडिशरी तैयार नहीं हुई। मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग फखरुद्दीन इब्राहिम साहब ने जो आकर पब्लिकली बार बार कहा कि फौज ने यह कहा कि हमारे पास इतनी नफरी नहीं है कि हम अंदर खड़ा करें, हम सिर्फ सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, एंड आई चैलेंज दैट। दूसरी बात, नहीं मैं आपको बता रहा हूं जनाब, मैं लगा रहा है इसके ऊपर कि फौज अंदर खड़ी हो, नहीं खड़ी हुई, मेरे इलेक्शन के अंदर नहीं खड़ी हुई, बाय इलेक्शन के अंदर खड़ी थी या बाहर, मुझे याद है यही उनके जो इमरान खान साहब का इस्लामाबाद में जलसा था, और उन्होंने कहा कि मैं बताऊंगा इस साजिश में और कौन है, उसमें उन्होंने यही नाम लिया दोबारा, मैं तो सिर्फ और ये उसके बात बाद वो
वो मुकर गए, बिल्कुल उन्होंने बात ही नहीं की इस मामले में। मैं अपनी बात कह दूं, मैं आपको इंटरप्ट नहीं कर रहा हूं। नहीं, देखिए आप कह रहे थे, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, मैं बात पूरी कर लूं। आप कह चुके ना, नहीं, वो आपकी सपोर्ट में बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि वो जो बंदा बाहर खड़ा था वो अंदर भी हो सकता नहीं हो सकता था, नहीं हुआ, इनकार किया, सिर्फ मेरे इलेक्शन में नहीं हुआ। मैं तो बता रहा हूं ना, मैं तो इलेक्शन लड़ा हूं, आप तो कह रहे थे, आप कह रहे थे ना, और लेकिन अदलिया ने करने नहीं दिया। जब मेरे इलेक्शन के बाकी 50 स्टेशंस में हुआ, उस दिन 19 तारीख को फौज अंदर भी थी, मगर ऑन द इलेक्शन डे 11 मई को फौज अंदर नहीं थी। अच्छा, मैं ब्रेक लेनी है अलवी साहब, लेकिन ये जो फौज के अंदर और बाहर होने का मामला है ना, ये मैं वड़ाई साहब से पूछूंगी क्योंकि उनकी भी बड़ी गहरी निगाह थी, और चौधरी साहब से भी। एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस इसी मौजू पे आते हैं, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और ब्रेक से पहले बात कर रहे थे इस मौजू से हम वैसे आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन वड़ाई साहब का इस पे तज्जिया बहुत जरूरी है। वड़ाई साहब, ये जो बात हो रही थी कि फौज अंदर थी या बाहर थी, या फैसला था या नहीं था, बहरहाल कुछ ना कुछ तो था जिसकी पर्दादारी रही। अगले इलेक्शन में भी इस तरह के कोई चांसेस बन सकते हैं? किस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज अवॉइड करेंगी इसको? मेरा ख्याल है कि ये जो भी था उस वक़्त के अंडरस्टैंडिंग के नतीजे में था, और उसके बाद हमने देखा कि जो लाहौर का बाय इलेक्शन हुआ और जो कराची के बाय इलेक्शन हुए, उनमें फ़ौज अंदर भी रही, और फ़ौज जो थी उसने वहाँ बैठ के सारे कंडक्ट को देखा। तो रिज़ल्ट्स जो हैं वो कोई उससे मुख्तलिफ नहीं आए जो 2013 के रिज़ल्ट्स थे उससे। और पंजाब में भी हमने देखा और कराची में भी हमने देखा। तो इसलिए आगे ये पॉलिटिकल पार्टीज़ ने डिसीजन लेना है। अब तो पीटीआई जो है वो मेजर स्टेक होल्डर है, तो उसको ये जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं इस पे प्रेस करना चाहिए। मेरा ख्याल है कि जो धरने दिए गए हैं, अब असल धरना तो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का होना चाहिए, और यकीनी बनाया जाए ताकि कल को ये बात ना हो कि जी इलेक्शन फेयर नहीं था। अच्छा, इलेक्शन फेयर बनाने के लिए तमाम हरबे पीटीआई भी इस्तेमाल करे, पीपल्स पार्टी भी करे, ताकि बाद में गिला ना हो। उस वक्त तो आप याद करें कि 2013 से पहले जस्टिस फखरुद्दीन जी इब्राहिम पर पीटीआई भी इत्तेफाक करती थी, पीपल्स पार्टी भी इत्तेफाक करती बिल्कुल थी, और पीएमएलएन भी। से पहले किसी को डाउट नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल जी, पीएमएलएन तो जाहिर है बिल्कुल। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि पनामा के ऊपर अब चूंकि बात हो रही है, और जरदारी साहब ने तो कह भी दिया कि इसी साल इलेक्शन के लिए तैयार रहें, आपको क्या लगता है कि ये पनामा का किस तरह का फैसला हो सकता है कि इलेक्शन हो जाए इस साल? मेरा ख्याल है ये डिफाइनिंग मोमेंट होगा पाकिस्तान की, कम से कम 40 साल तारीख को ये बदलने वाला है। फैसला चाहे इस तरफ आए या उस तरफ आए, दोनों सूरतों में ये पाकिस्तान की सियासत को बदल देगा। और अगर फ़र्ज़ करें पीएमएलएन और मियां नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ फैसला आता है, तो बतौर एक सियासत के अदना तालिब इल्म के मुझे पीएमएलएन का मुस्तकबिल टोटली मखदूश नज़र आता है। और अगर पीएमएलएन जीत जाती है और पीटीआई ये मुकदमा हार जाती है, तो मेरा ख्याल है कि अगले इलेक्शन में पीटीआई का मुस्तकबिल मखदूश होगा। और फिर पीटीआई, चूँकि पीटीआई की जो क़यादत है वो इमरान खान के पास है, वो 70 क्रॉस कर जाएंगे उससे अगले इलेक्शन में। इंटरेस्टिंग। पीटीआई का भी फिर मुस्तकबिल बहुत ये वैसे अच्छा नहीं लगता। बिल्कुल भाई साहब, ये वैसे मैंने इसलिए पूछा, एजम्पशन नहीं चौधरी साहब, लेकिन दो सूरतों के अंदर, क्योंकि हम इलेक्शन की बात कर रहे हैं और उस तरह की गलतियां रिपीट ना हो उसकी बात कर रहे हैं, दोनों सूरतों में आपका तज्जिया क्या कहता है? वड़ाई साहब ने कहा है कि अगर एक का हक में आया दूसरे का मखदूश, पहले के हक में आया तो पहले का मखदूश, तो क्या आपको क्या लगता है? पहली बात तो यह है कि मेरी नज़र में जो फैसला होगा वो इतना वाज़ेह नहीं होगा, एक दरमियाना फैसला होगा। क्या ये इंसाफ कानून के मुताबिक, इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक होगा, कानून के मुताबिक, या पॉपुलर परसेप्शन के अंदर इंसाफ के मुताबिक होगा? ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। मेरा ख्याल है कि जो सुप्रीम कोर्ट है ये कानून को मद्देनजर रखते हुए अपना फैसला देगी, होगा इंसाफ पे मबनी लेकिन कानून के तकाज़ों के मुताबिक। इसका मतलब ये होगा कि दरमियाना रास्ता होगा। दरमियाने रास्ते के अंदर डिपेंड करता है कि नवाज शरीफ साहब कितने ज़्यादा ज़ख्मी होते हैं इस फैसले से। अगर तो ज़ख्म कम है, ज़ख्म होगा सही, ये यकीनन होगा, ज़ख्म कम है, लेकिन यह है कि उनको हटा, इतना नहीं है कि उनको हटा दिया जाए अपनी जगह से,
फिर तो वो अगला 1.25 साल जो उनके पास है उसको इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रेट के दिमाग से उसको जायल करना है इसके असर को। और अगर इस तरह का हुआ जिसपे कि इतने जख्मी हुए कि उनको हटाना पड़ जाए उनकी जगह से, तो फिर जल्दी इलेक्शन होने के चांसेस हैं। जो भी रिप्लेसमेंट आएगा प्राइम मिनिस्टर, वो जल्दी इलेक्शन जिसके ऊपर इस वक्त इस्लामाबाद के ड्राइंग ये रूम्स में बहुत बात हो रही है। हैविंग सेड दिस, मेरा ख्याल है पीएमएलएन की पोजीशन को पंजाब के अंदर डेंट करना इतने कम अरसे के अंदर बहुत मुश्किल है पीटीआई के लिए और पीपीपी के लिए, खास तौर पे जब पीपीपी भी आके पंजाब में बैठ गई है। एग्जैक्टली, ठीक है। और तो ये अगर हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से उनका अपना वोट निकल आए, पीटीआई ने जो वोट लिया था पीपीपी से हाँ। पिछली मरतबा, वो हो सकता है कि थोड़ा हिस्सा उसका शायद पीपीपी को नुकसान वापस उसका मिलना फायदा शुरू भी हो। नून को पहुंचेगा। अच्छा, नून की तरफ से भी वोट कम होंगे हाँ। इस तरह की हालत के बाद, लेकिन वो भी फायदा मुझे लगता है कि वो भी पीपीपी के पास जाएगा, लेकिन इतना नहीं होगा कि वो बिल्कुल चीजों को टेन कर दे। पीटीआई फिर भी नंबर 2 रहेगी पंजाब में, पीएमएलएन नंबर 1 रहेगी और पीपीपी फिर भी नंबर 3 रहेगी, लेकिन 2023 के लिए अपनी जगह बना ये कोई बहुत अच्छा तज्जिया वैसे आपकी फेवर में नहीं है, लेकिन तज्जिया यही है। ये नहीं पीटीआई की, हाँ नहीं इनका इनसे मैं भी, इनकार नहीं कर और सकता। वड़ाई साहब ने भी जो कहा है हर 2 सूरतों में सर, नहीं वराइट साहब ने ये कहा कि फैसला इनके खिलाफ आएगा या उनके खिलाफ आएगा। मैं समझता हूँ पीटीआई के खिलाफ फैसले का इम्कान यूं नहीं है कि पीटीआई ने एक इशू रेज किया है। पीटीआई वहां करप्शन में या मनी लॉन्ड्रिंग में खुद मुलव्वस नहीं है। हाँ। वहां से जो भी फैसला आएगा, इन्होंने जो बात कही वो बिल्कुल मुनासिब कही। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब कितने जख्मी उस फैसले से निकलते हैं, दैट इज द ओनली इशू जो अंदर डिबेट है। पीटीआई उसमें जख्मी होने का इम्कान नहीं। मगर आप जो इलेक्शंस की बात कर रहे थे, बड़ा अहम बात, मैं 3 नुकात आपके सामने गिना दूं क्योंकि इलेक्शंस के लिए बेइंतहा जरूरी है। मैं 4 चीजें बता रहा हूं कि इलेक्शंस में बुनियादी जरूरत, सीसीटीवी कैमरास लग जाएं पोलिंग स्टेशन पर। कम होता ये है कि 500 अंदर जाते हैं, 5000 वोट निकलते हैं, तो सिर्फ सीसीटीवी कैमरा लग जाए सिक्योरिटी में, सस्ते हैं आजकल तो 1000 रुपए में लग जाता है ना। एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स, बायोमेट्रिक आईडी, मैं समझता हूँ बहुत सारी टेक्निकलिटी ये वो सारी चीजें जो कि आप लोग बैठे हुए जिस कमेटी में वहां पे, हमारा फ्रस्ट्रेशन है कि इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान लहतो लाल में लगा हुआ है। हाँ। चीजों को टाल रहा है। जो चीज 1 साल पहले होनी थी वो अभी तक नहीं हुई। यही तो बकौल वड़ाई साहब के, ये इस टाइम पे अगर धरना देना है तो उसके खिलाफ धरना दीजिए सर, जो कि वो डिले कर रहे हैं बाकायदा एक प्लान के तहत। अच्छा, मैं समझता हूँ बहुत ही बायस सिचुएशन। अच्छा, ये अब राजा साहब ये जो सिचुएशन, अब मैं ये सिचुएशन भी और जो दूसरी सिचुएशन है पनामा की, मसलन अब एक सवाल मेरा है, अगर खुदा न खास्ता प्राइम मिनिस्टर को नाहल तो शायद वो ना हो, लेकिन अगर कहा जाता है कि मॉरल ग्राउंड्स पे आप स्टेप डाउन कर जाएं तहकीकात होने तक वगैरह वगैरह, तो कौन वजीर आजम बन सकता है? देखिए पहली तो बात ये है कि आप तो नहीं प्राइम बताएंगे, मिनिस्टर साहब जो है, जहाँ तक प्राइम मिनिस्टर साहब का और ये जो वर्स्ट केस सिनारियो हम सोच रहे हैं उस पर डिस्कशन कर रहे हैं, मैं ये समझता हूँ कि अगर बाय द लॉ, जिस तरह अभी चौधरी साहब ने बात की कि अगर बाय द लॉ अगर आप चलें तो बाय द लॉ में इसमें कई ऐसे पहलू हैं जो कि वकला ने अपनी बहस में अदालत की तवज्जो उस तरफ दिलवाई है कि लॉ क्या कहता है, 184 क्या है। और 184 में ये तो हमेशा अपनी अस्तना हासिल कर लेते हैं। हमने तो अपनी अस्तना जो थी वो सबमिट कर दी कोर्ट में जाके। हमने तो कहा कि हमने मेंटेनेबिलिटी को चैलेंज नहीं किया, और उस मेंटेनेबिलिटी, हालांकि करना चाहिए था आपको, आपको करना चाहिए, मेंटेनेबिलिटी के ऊपर नहीं किया। देखिए अब मेंटेनेबिलिटी पे ये कहेंगे 184 कोर्ट की भी जिम्मेदारी होती है कि हमने एक कानून ले डाउन करना है जो कि आइंदा आने वाले वक्त में, खुद भी जज साहिबान फरमा चुके हैं कि वो जो भी फैसला करेंगे वो एक अच्छा कानून के मुताबिक फैसला होगा। तो जजों ने ये भी कहा कि आप दोनों नहीं चाहते कि इंसाफ हो, दोनों पार्टियां, वो सबूत नहीं, बारे सबूत उन पे वो नहीं ला सके, आपने कहा रिसीव नहीं है, वो तो रिकॉर्ड का होना ना होना, ये ट्रायल कोर्ट है नहीं है, ये सारी बातें अपनी जगह पर हैं। लेकिन हम बहुत आगे जा रहे हैं, वर्स्ट केस सिनारियोज में पढ़ते जा रहे हैं कि जी प्राइम मिनिस्टर साहब का, आई डोंट थिंक सो। मेरा ये लीगल, मेरा भी बैकग्राउंड है, मैं भी देखता हूँ कि मेरा ये ख्याल है कि ख्याल में फैसला उनके खिलाफ नहीं होगा। इसमें वही जो बात है ना कि आपके बारे में, अब मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कुछ भी, अब एनीथिंग कैन हैपन, मेरी भी एक असेसमेंट होगी, लेकिन बट अगर उसको एक तरफ रखा जाए पॉलिटिकली उसका क्या इम्पैक्ट होगा, तो पॉलिटिकली इम्पैक्ट जो है पंजाब के बीच में जो पॉलिटिक्स है उसके बीच में जो उन्होंने जिसकी जंग छिड़ चुकी है, जिसकी जंग तो ऑलरेडी छिड़ी हुई है, बिल्कुल, वो पॉलिटिक्स जो है उसके बीच में पीपल्स पार्टी, पीटीआई और पंजाब में रूरल एरिया में जो लोग हैं, हम तो रूरल एरिया में देहातों में जाते हैं, हाँ। उन लोगों के जो एक्यूमन है, उनका सोचने समझने के जो उनके इश्यूज हैं वो डिफरेंट है, बिल्कुल, वो पनामा में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। जो गाँव और देहातों के लोग हैं, ऐसा नहीं है कि वो पनामा में इंटरेस्टेड नहीं है, इतना बड़ा केस है, 1 साल हो गया, इसके सिवा कुछ और मसला नहीं डिस्कस हुआ।
बातों में वो ज्यादा उनका मकसद है कि मेरी गली पक्की बन जाए, मेरी सड़क बन जाए, जहाँ अच्छा, पे बिजली लग जाए, बिजली आ उनके जाए, ये issues लोड हैं, शेडिंग ठीक ना है, हो, उनके जो ये कि issues हो हैं। रही है। और उनके ये इश्यूज नहीं है कि पनामा में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लोड शेडिंग उनका इशू नहीं है। लोड शेडिंग तो है, मैं वही कह रहा हूँ कि असल इशू ये है। हाँ। और अवाम पानी इसके ऊपर- उनको नहीं मिल रहा। अगर इसके ऊपर डिलीवर कर गए, 2018 तक लोड शेडिंग का हम खात्मा कर गए, जो कि हम यकीन रखते हैं कि हम करेंगे। और 2018 तक की बात, वो तो 2018 सेनेट का इलेक्शन भी है मार्च 2018 में, 2018 2018 अगस्त में इलेक्शन आएंगे ना। 200 रुपए किलो टमाटर आप बेच रहे हैं, टमाटर अब 250 अच्छा, रुपए की ये नहीं, अब आपको मैं करेक्ट कर दूं, ये $2 जो ऑयल प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ी हैं, उसके बदले में उसकी वजह पाकिस्तान से ने टमाटर ऑयल से हर चीज उगना पे, शुरू हो गया। हर चीज पे सर, इम्पैक्ट गया। सर, आपने देखिए अगर ना, इन्फ्लेशन को देख लें तो ये उठा पीपल्स के, पार्टी के जमाने में गलत था और inflation- आपके जमाने में नहीं, ठीक हो गया आप ये। ये देखें कि हमें अगर $2 प्राइस इंक्रीज कर गई पेट्रोल की और डीजल की इंटरनेशनल मार्केट में, तो उसका इम्पैक्ट आपके ये टमाटर पे नहीं, भी हम एक आएगा, हर प्रोग्राम जगह इकोनॉमी पे पे भी आएगा। करेंगे कि आपके कर्जा किरा- कितना आपने आपके पाकिस्तान के किराए ऊपर पे डाला भी है, सर। आएगा, ट्रांसपोर्ट के किराए पे भी आएगा, फार्मर की इनपुट्स के ऊपर भी आएगा, बिजली के नरखों में भी अच्छा। आएगा, और वो रिफ्लेक्ट करेगा अच्छा। टमाटर और इन हर चीज के ऊपर। ये मैं एक ब्रेक लेना चाहती हूँ सुहेल वड़ाई साहब के सामने। ये बात भी करेंगे, लेकिन इसके साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर प्राइम मिनिस्टर को स्टेप डाउन करना पड़ता है या उनके खिलाफ कोई फैसला आता है तो प्राइम मिनिस्टर कौन बन सकता है। इस पे बहुत बहस हो रही है, शरीफ खानदान के अंदर भी बहस हो रही है और बाहर भी। ब्रेक के बाद इस पे बात करेंगे, मैं साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। वड़ाई साहब, मैं क्विकली आपके पास आना चाह रही हूँ कि सर ये जो सिनेरियो है कि अगर स्टेप डाउन करते हैं प्राइम मिनिस्टर या कोई उनके खिलाफ फैसला आता है तो वजीर आजम कौन होगा। आपने कहा कि अगर खिलाफ आता है तो PMLN मखदूश और अगर उनके हक में आता है तो PTI मखदूश। तो वजीर आजम की जंग जो है वो भी इस वक्त PMLN के अंदर लड़ी जा रही है। मेरा ख्याल है कि PMLN की ख्वाहिश होगी कि अगर ऐसा फैसला आ गया, जो जाहिर है मफरूज़ा है, तो उस मफरूज़े की बुनियाद पर वो जल्द से जल्द इलेक्शन करवाएंगे, क्योंकि मॉरल हाई ग्राउंड खोने के बाद वो नहीं चाहेंगे कि लंबा अरसा इंतज़ार किया जाए। इसीलिए वो अपने डेवलपमेंट की अब रिबन कटिंग कर रहे हैं। जहाँ जहाँ उनके प्रोजेक्ट्स मुकम्मल हो गए हैं वो फ़ौरन उनको फाइनल करते जा रहे हैं और तसर बढ़ा रहे थे कि भाई हमारे कब प्रोजेक्ट्स करीब जो हैं वो होने के करीब हैं। लेकिन अगर उन्हें ये मजबूरन एक वज़ीर आज़म बनाना पड़ गया तो डेफिनेटली वो नॉन एम्बिशियस वज़ीर आज़म बनाएंगे, और इसके लिए हमारी उनकी फैसला साजी हमारे सामने है। पहले उन्होंने गुलाम हैदर वाई को बनाया, फिर उन्होंने जुल्फ़कार खोसा साहब के बेटे को बनाया, ममनून हुसैन को बनाया, रफ़ीक तारड़ को बनाया। ये 4 हमारे सामने मॉडल मौजूद है। तो आप समझे कि इनके दरमियान से ही, इस तरह के मॉडल्स के दरमियान से ही वजीर आजम होगा। यानी हम सोच सकते हैं कि हो सकता है शाहनवाज रांझा साहब बन जाएं, मोहसिन साहब, लेकिन ये नहीं लगता कि चौधरी निसार बन जाए या खुरम दस्तगीर बन जाए, लेकिन ये नहीं लगता कि ख्वाजा आसिफ बन जाए। मेरे सामने तो 4 मॉडल हैं, मैंने वो आपके सामने पेश किए जो उन्होंने माजी में फैसले किए हैं। ठीक ठीक सर। चौधरी साहब, आपको क्या लगता है? मतलब मेरा ख्याल है PMLN से बनेगा। गुड। पहली बात तो ये है, सही। और दूसरा मेरा ख्याल है वो ज्यादा देर तक रहेगा नहीं। जल्दी से जल्दी इंतजामी को जो फैसले करने हैं, कोई इधर उधर पोस्टिंग लोगों की एडजस्ट करनी है, वो करने के बाद फौरी इलेक्शन। सेनेट इलेक्शन का क्या होगा सर? वही मैं कह रहा हूँ, वो फिर इलेक्शंस अनाउंस हो जाएंगे, हाँ। और इलेक्शंस अनाउंस करने के बाद इलेक्शन की तैयारी हो जाएगी। वो आ जाएगी बीच में, इंटरिम गवर्नमेंट जो होती है उसके अंदर थोड़ा बहुत मिल मिलाप का होगा आपस में, इनका कोई एडजस्टमेंट तीनों बड़ी पार्टीज की, और उसके बाद फैसला करके इलेक्शन की तरफ चल पड़ेंगे। देखिए, ये PMLN के फेवर में जाती है अगर इलेक्शन जल्दी हो जाए, और PTI के अच्छा, फेवर में। और अगर ये PM नवाज शरीफ साहब पहले शुरू में थोड़ा सा जरा इसको बेहतर सोच के साथ लेके चलते ना, ये मामला उठा था, एक तो वो काम करना चाहिए था कि भाई हमसे गलती हुई, सॉरी, लेकिन हम अपना मतलब दिस विल नेवर हैपन अगेन। 1990s का मामला अगर हो सकता है हमारे हाथ से कुछ ना कुछ ऐसा स्टेप हुआ, वो नहीं किया, कन्फ्रंट किया। कन्फ्रंट के बाद अब उस स्टेज पे पहुंचे जहां जख्मी होने के चांसेस बढ़ गए। आज एक और जो चीज है कि जितना वक्त देंगे PPP को और PTI को, PTI समझदार हो तो इस वक्त को इस्तेमाल करे, हाँ। PPP को जितना आज वक्त आपने देंगे। सुना जरदारी साहब ने कहा जी, अगर मैं- मैं चेयरमैन सेनेट बनवा सकता हूं तो वजीर आजम भी मेरा बनवा अपना ख्याल यह है कि PMLN को नुकसान ज्यादा होगा। PMLN के लिए बेहतर है कि जल्दी इलेक्शन करवाए।
सर जी, मेरा ख्याल है कि मैं इस बात से अग्री करता हूँ। एक तो इस्तिस्ना वाली बात बता दूं कि इस्तिस्ना ये मांग नहीं रहे, प्रोसिक्यूटर जनरल ने मांगा, कोर्ट ने पूछा कि भाई आप तो अग्री किया था 184(3) पर, आप ही ने आकर कहा था, अटॉर्नी जनरल ने। मेरी बात सुन लो जनाब, आप अपने मौके पर बात कर लीजिएगा। शाहिद हामिद साहब ने यही बात की, मखदूम अली खान साहब ने कहा कि ये मामला सेशन कोर्ट में जाना था, आपके यहाँ तो आने ही नहीं था। और मैं सारी बहसों में रहा हूँ, फिजिकली मैंने सारी बातें सुनी है। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे ताजु वड़ायत साहब ने कहा कि मॉरल हाई ग्राउंड, अगर फैसला खिलाफ आ जाएगा तो मॉरल हाई ग्राउंड पर निकलेंगे। मेरी समझ में बात नहीं आ रही, कंट्रडिक्शन है इस बात के अंदर कि फैसला अगर खिलाफ आया तो मॉरल हाई ग्राउंड नहीं नजर आता मुझे। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि प्रोजेक्ट्स के फीते काटे जा रहे हैं। मैं उस बात से भी वाकिफ हूँ कि कराची हैदराबाद हाईवे जो 170 किलोमीटर का, उसका 80 किलोमीटर पूरे हुए तो उसका भी फीता काट दिया गया। ये जरूर ये कोशिश है कि ये प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करके दिखाया जाए, मगर मैं इस बात से भी वाकिफ हूं कि सर्वेज जितने हुए हैं, और मुझे पीएमएलएन के लोगों ने बताया है, मैं गलत भी हो सकता हूं क्योंकि उन्होंने बताया कि उनको महसूस करते हैं कि पनामा से डैमेज हुआ है। अच्छा, और जैसे ही फैसला आएगा उसके बाद ये रिकवरी की कोशिश करेंगे, और करना भी चाहिए। यही बात कही थी ना अभी वड़ाई साहब ने कि वो चाहते हैं कि अगर ऐसा कुछ हो जाए तो वो हाई ग्राउंड के लिए चले जाएं। तीसरी बात ये है कि अगर फैसला, फर्ज करो, मैं तो एक्चुअली ये महसूस करता हूं कि जो भी फैसला आएगा वो सिर्फ इशू ये है कि हाउ डैमेजिंग इट इज, है ना, क्योंकि बात तो पनामा की होनी है ना, और इंस्टीट्यूशंस की होनी है। नैब मर चुका था, सारी बातें उस बात की होनी है, और इनके होते हुए कोर्ट्स ने कहा कि तहकीकात नहीं होती, तो हाउ डैमेजिंग इट वुड बी। लिहाजा इनका रिकवरी का फेज आएगा और जल्दी इलेक्शन फेज में नजर नहीं आ रही, इलेक्शन मूड में ये सारा इलेक्शन की तैयारी है। यानी बेसिकली इंस्टीट्यूशंस को अहमियत देने की बात है कि नैब, ये सारे यार पनामा के अंदर जनाब उनको सजा हो रही है, वो कंपनी बंद हो गई जिसने इनके सारे काम किए, यहाँ पर मामला ढीला चल रहा है। खानानी, यानी ये पाकिस्तान की बदनसीबी है कि खानानी को वहां 68 मंथ्स की सजा हो गई, यहाँ पर जनाब वो कंप्यूटर सारे डेटे के साथ वो रिलीज हो गए। वो तो जाहिर है कि बड़ी फ्रस्ट्रेशन है, मसला ये जो जरदारी साहब जो एक बात कहा करते हैं, वो बिल्कुल आपकी बात सही है अलवी साहब, लेकिन जरदारी साहब ये बात कह रहे हैं कि वो एक इलेक्टेबल्स की जो पॉलिटिक्स है उसको आगे लेके चलेंगे। ये मैं बात वड़ाई साहब से पूछूंगी, लेकिन पीएमएलएन के पास अगर दूसरी सूरत होती है कि फैसला फेवर में आता है तो फिर तो आप अमीरुल मोमिनीन बन जाएंगे। देखिए, पहली तो बात यह है कि ये जो अमीरुल मोमिनीन वाली बात है, ये अमीरुल मोमिनीन नहीं, आप ये समझें कि ये मखदूम यानी कि खिदमत करने के बाद आपको अवाम चाहे जो मर्जी बना दे, आज़म और जो मर्जी बना दे, वो अवाम और अल्लाह जब आपको इज्जत देते हैं और अवाम आपको खुद कोई टाइटल देते हैं, उसमें कोई भी टाइटल हो सकता है, लेकिन कारकर्दगी इज द बेंचमार्क। आप देखें केपीके के बीच में क्या कारकर्दगी, हमारी पाकिस्तान की अवाम बड़ी बाशऊर अवाम है, वो देख रही है कि केपीके के बीच में जो डबल स्टैंडर्ड्स की सियासत ये पंजाब में करते हैं उसका उलट ये केपीके में करते हैं। सबसे बड़ी मिसाल मेट्रो की है कि मेट्रो पंजाब में बनाई, आज तक कहते रहे कि मेट्रो नहीं बनाएंगे, एनर्जी के प्रोजेक्ट्स लगाएंगे और 17 अरब में मेट्रो बनाएंगे, और फिर आज वो 40 अरब में वही मेट्रो बन रही है जो कि हमारी मेट्रो पे तनकीद हुआ करती थी। और वहां पे करप्शन, वहां पे डीजी इनका एंटी करप्शन का चेंज हो जाता है, इनके वुज़रा के खिलाफ एक्शन करने पे चेयरमैन एहतसाब ब्यूरो जो है इनका, वो जनरल जावेद साहब रिजाइन करके चले जाते हैं इनके। तो ये दोहरे मेयार की जो सियासत करे ना, पाकिस्तान की अवाम को बड़ी अच्छी तरह पता है। ये समझ रहे कि ये पनामा में हमें डैमेज कर रहा है, अच्छा, लेकिन ये इनको ये नजर नहीं आ रहा कि अवाम ये इनको तो भी देख रही इसलिए आपने अवाम की अदालत में जाना मुनासिब समझेंगे अगर ऐसा वैसा कोई फैसला। देखिए, अवाम की अदालत जो है, वो पार्टी जो हमारी है सेंट्रल कमेटी, वो फैसला करेगी कि आइदर वी गो फॉर इलेक्शंस, और जो भी फैसला होगा वो पार्टी की सीनियर क़यादत करेगी। बिल्कुल। अच्छा, वड़ाई साहब आखिरी सवाल सर आपसे, इलेक्टेबल्स की पॉलिटिक्स जरदारी साहब ने शुरू कर दी है और वो कितना डेंट डाल सकती है? मैं इस पे भी बात करना चाहूंगा। मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी 2018 के इलेक्शन में कम से कम पंजाब में इस पोजीशन में नहीं है कि वो अकेली इलेक्टेबल्स को जिता सके। इसके लिए उन्हें एक रास्ता चुनना होगा, और वो शायद इसके लिए एफर्ट भी कर रहे थे कि पीटीआई के साथ कोई सीट एडजस्टमेंट हो जाए, लेकिन फ़िलहाल पीटीआई अकेले इलेक्शन लड़ने के मूड में है और वो सीट एडजस्टमेंट के, लेकिन अगर इलेक्शन को कुछ देर हुई तो हो सकता है कि कोई अंडरस्टैंडिंग हो जाए। पीपल्स पार्टी के पास चंद इलेक्टेबल्स हैं, और अगर वो पीटीआई के साथ मिलते हैं तो हो सकता है उन्हें कामयाबी हो जाए, वगरना अकेले पीपल्स पार्टी का किसी भी सीट से पंजाब से जीतना मुझे बड़ा मुश्किल नज़र आ रहा है। और जहाँ तक नून और पीटीआई की बात है, एक जो परसेप्शन
दो चीज़ों पे फैसला होता है इलेक्शन का मेरी नज़र में, एक सियासत के अदना तालिब इल्म की हैसियत से, एक मॉरल हाई ग्राउंड पे लोग पॉलिटिक्स के साथ वाबस्ता होते हैं, और दूसरा प्रैक्टिकल वायबिलिटी पे। और अगर फ़र्ज़ करें कोई मॉरल हाई ग्राउंड पे वोट देता है तो दूसरा बंदा ये देखता है कि ठीक है मेरा कैंडिडेट इतना अच्छा नहीं है, शायद ये करप्ट भी है, शायद थोड़ा सा बदमाश भी है, लेकिन ये उससे बेहतर मेरे लिए साबित होगा जो इसका मद्दे मुकाबल है, वो इससे ज्यादा बदमाश है, इससे ज्यादा करप्ट है, या इतना ईमानदार है कि मेरे काम ही नहीं आ सकता। बहुत अहम तो इलेक्शन हमेशा इन दो बातों पे होते हैं। देखिए, हाँ, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि डिपेंड करेगा कि कितना डेस्परेट है मुल्क PMLN को हटाने के लिए, और पार्टीज और सियासत कितना इकट्ठी हो सकती है PMLN को हटाने के लिए। क्या ये मुमकिन है कि PPP और PTI इलेक्शंस के बाद इकट्ठे होना पड़ जाए ताकि PMLN को हटा दिया जाए सीट से? ये मुमकिन है वैसे? देखिए, मैं ये नहीं कह सकता, क्योंकि